प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे हिंदी कहानी का विकास, यानी हिंदी कहानी का जो इतिहास है उसकी जो प्रारंभिक युग है उनकी हम चर्चा कल कर चुके थे। प्रेमचंद युग से पूर्व जो आविर्भाव काल या विकास काल हो, चाहे प्रेमचंद का काल हो या प्रेमचंद के पश्चात प्रेमचंदोत्तर काल हो, इसकी चर्चा हमने कल की थी। आज हम लोग इसे आगे यानी प्रेमचंदोत्तर युग के बाद जो नवीन युग नाम से हिंदी साहित्य में युग आता है, काल आता है, उसमें किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई, कौन कौन से प्रसिद्ध कहानीकार हुए और इस युग की कहानियों की मुख्य विशेषताएं क्या रही, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज चर्चा शुरू करते हैं नवीन युग की। 1950 के पश्चात की कहानी को हम नवीन युग की कहानी कह सकते हैं। जो प्रवृत्तियां इस काल की कहानी में मिलती है उनका सूत्रपात प्रेमचंदोत्तर काल में ही हो गया था तथा प्रेमचंदोत्तर काल के पर्याप्त कहानीकार आज तक कहानियां लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी नई पीढ़ी के कहानीकारों ने कथ्य, शिल्प तथा भाषा की दृष्टि से कहानी को जो नई आधार भूमि दी, उसने इस युग की कहानी संबंधी सभी परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ा है तथा इस युग का कहानीकार अपने परिवेश की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक है। व्यक्ति और परिवेश का जो संघर्ष व्यक्ति के चेतन अचेतन तथा उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, उसको इस युग की कहानी में अभिव्यक्ति मिली है। महानगरीय जीवन, औद्योगिकरण, जनतंत्र की अवधारणा, आर्थिक विषमता आदि के कारण आए परस्पर संबंधों में परिवर्तन तथा उनके अंतर्विरोधों को इस युग की कहानी रेखांकित करती है। स्त्री पुरुष, माँ पुत्र आदि के बदलते रिश्तों को नई दृष्टि से इस कहानी ने देखा है। आम आदमी के जीवन संघर्ष को आज की कहानी ने पूरी गरिमा के साथ उभारा है तथा मानवीय संवेदनाओं को नए सिरे से परिभाषित किया है। कथानक के प्रति आज के कहानीकार को कोई आग्रह नहीं है। जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण क्षण कहानी का कथ्य बन सकता है। चरित्रों की भीतरी और बाहरी दुनिया की टकराहट तथा उसमें गहरे उतरते जाना आज की कहानी की विशेषता है। इसलिए आज का कहानीकार अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देता है। शिल्प की दृष्टि से आज की कहानी बहुत आगे आ चुकी है। सांकेतिकता, प्रतीक योजना, बिंब विधान आदि की दृष्टि से आज की कहानी में नई संभावनाएं पाई जाती हैं। आज की कहानी के संदर्भ में सांकेतिकता का जिक्र करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह ने तो यहाँ तक कहा है कि आज की कहानी संकेत करती नहीं बल्कि संकेत है। जितनी सामर्थ्यवान तथा रचनात्मक भाषा आज की कहानी की है उतनी पहले कभी नहीं थी। रिपोर्टाज, रेखाचित्र, डायरी, आत्मकथा, पत्र आदि अनेक रूप लिए कहानी निरंतर आगे बढ़ रही है। इस युग की कहानी में ग्राम के कथानकों का उपयोग भी बड़े व्यापक ढंग से हुआ, जिनमें स्वतंत्र भारत के बदलते गांवों की समस्याओं को सहज अभिव्यक्ति मिली है। इस युग के कथाकारों की सूची बहुत लंबी है तथा कहानी साहित्य के क्षितिज पर नए नए हस्ताक्षर उभर रहे हैं। फिर भी कुछ प्रसिद्ध नाम हैं जिनका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है। वे हैं धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह,
मार्कंडेय, मनु भंडारी, भैरव प्रसाद गुप्त, उषा प्रियमदा, हरे शंकर परसाई, शेखरजी जोशी, भीष्म साहनी, अमरकांत, कुलभूषण, निर्मल वर्मा, रमेश बख्शी, शैलेश मटियानी, श्रीकांत वर्मा, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, महीप सिंह, मणि मधुकर, रमेश उपाध्याय आदि के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। इसके पश्चात एक और कहानी का युग है जिन्हें हम स्वतंत्रता के पश्चात कहानी की विभिन्न धाराओं इस नाम से इस पर चर्चा कर सकते हैं। मतलब ये है कि आज़ादी के पश्चात हिंदी कहानी में कितनी प्रकार की नई नई कहानियों की धाराएं चली, इस पर हम चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी कहानी के क्षेत्र में कई आंदोलन या धाराएं प्रस्फुटित हुई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है नई कहानी। नई कहानी नाम 1956 में कहानी पत्रिका के कहानी विशेषांक में पहली बार दिया गया। एक हिंदी की बहुत प्रसिद्ध पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसमें 1956 में पहली बार एक विशेषांक निकला कहानी नाम से। उसमें पहली बार नाम आया नई कहानी। इसी अंक में नई कहानी की नई संवेदनाओं और संभावनाओं को लेकर डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर सुरेश सिन्हा आदि समीक्षकों ने तथा मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल आदि कथाकारों ने नई कहानी संबंधी चर्चाओं को आगे बढ़ाया तथा नई कहानी कुछ लोगों के विरोधों के बावजूद स्वतंत्रता के पश्चात की प्रतिनिधि कहानी धारा के रूप में स्थापित हो गई। अब थोड़ी सी चर्चा नई कहानी के बारे में करते हैं। नई कहानी उस बदले हुए परिवेश की कहानी है जिसमें परंपरागत सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन, पुराने मूल्यों का अस्वीकार, औद्योगिकरण से उत्पन्न जीवन समस्याएं, आर्थिक विशेषताएं तथा वर्ग संघर्ष, अनास्थापूर्ण व्यक्तिवादिता, महानगरीय जीवन का आतंक, बदलते परस्पर संबंध आदि समाविष्ट हैं। नई कहानी में कहानीकार ने इस नए परिवेश को ईमानदारी से अभिव्यक्ति दी है, अतः उसकी अनुभूति अधिक प्रामाणिक है। उसमें ध्वंसोन्मुखी नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना, बदलते मूल्यों तथा टूटती मर्यादाओं के प्रति तीव्र आकुलता है। नई कहानी में वर्तमान जीवन की व्यग्रता, टूटन, अनास्था, आत्महीनता, कुंठा, बौद्धिक ऊहापोह आदि को चित्रित किया गया है तथा उसने परंपरागत रूढ़ जीवन आदर्शों से विद्रोह किया है। मनोविश्लेषण का सहारा लेकर नई कहानी व्यक्ति और समाज के विविध आयामों का नई दृष्टि से निरूपण करती है। उसमें जहाँ प्रेम तथा स्त्री पुरुष संबंधों को खुली दृष्टि से देखा गया है, वहीं जीवन की विषम स्थितियों में फंसे आम आदमी के स्वर को भी उभारा गया है। नई कहानी का फलक बहुत व्यापक है। उसमें देश विदेश, ग्राम नगर, महानगर, व्यक्ति समाज की विस्तृत सीमाओं को शामिल किया गया है। जहाँ तक शिल्प और भाषा की बात है तो इस क्षेत्र में भी नई कहानी ने नए आयाम खोले हैं। नई कहानी के पास जो भाषा है वह आडंबरहीन है तथा वास्तविक जीवन की भाषा है, जिससे यथार्थ की अभिव्यक्ति सहजता से होती है। इतनी सामर्थ्यवान भाषा
पुरानी कहानी के पास नहीं थी। धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, रेणु, मधुकर, गंगाधर, उषा प्रेमदा, हरिशंकर परसाई, ज्ञान रंजन आदि नई कहानी धारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। कहानी के क्षेत्र में एक नई काव्य धारा की चर्चा और होती है, सचेतन कहानी के नाम से। इसका आविर्भाव एक पत्रिका है आधार, इसका एक विशेषांक निकला था, सचेतन कहानी विशेषांक, उससे होता है। इसके संपादक थे डॉक्टर महीप सिंह। इसमें कहा गया कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। विभिन्न पत्रिकाओं में छुटपुट लेखों द्वारा तथा संचेतना पत्रिका के माध्यम से सचेतन कहानी को स्थापित करने के प्रयास चलते रहे, मगर ये अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हो सका कि सचेतन कहानी नई कहानी से किस प्रकार अलग है। इसलिए सचेतन कहानी का कोई अलग व्यक्तित्व नहीं बन सका। उसके बाद में एक और नई कहानी की धारा का प्रस्फुटन होता है 1960 के बाद, और वो है ए कहानी नाम से। ए कहानी नाम से एक और कथा धारा सामने आई। ए कहानी फ्रांस में जन्मी एंटी स्टोरी का भारतीय रूपांतर है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने ए कहानी के संबंध में लिखा है, ए कहानी कहानी की धारणागत प्रतीति से अलग एक स्थापित कथा धारा है जो कहानी के सभी वर्गीकरणों, मूल्यांकन आधारों और पूर्व समीक्षकों को अस्वीकार करती है। ए कहानी अमूर्त कथा विधा अथवा कहानीहीन कहानी है। इसकी अवधारणा के मूल में समग्र जीवन के अस्वीकार की भावना है। इसलिए ए कहानी भावुकता की विरोधी है तथा निर्वैयक्तिकता की हिमायती है। ए कहानी जीवन के उन संदर्भों को खोजने का प्रयास करती है जो जीवन में आत्मपीड़न, संत्रास, रिक्तता बोध आदि से जुड़ी है। 1970 तक आते आते नई कहानी, ए कहानी, सचेतन कहानी आदि आंदोलन समाप्ति को प्राप्त हो गए। तो सन 1972 में कमलेश्वर ने सारिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। इब्राहिम शरीफ, कामता नाथ, ललित मोहन अवस्थी, डॉक्टर वचनदेव राय आदि ने समानांतर कहानी पर लेख लिखे। लेखक की प्रतिबद्धता, नई रचनाशीलता तथा आम आदमी के दुख दर्दों की पक्षधरता समानांतर कहानी के विविध पक्ष माने गए। कहानीकारों की लंबी पीढ़ी समानांतर कहानी के साथ जुड़ी तथा इन लोगों ने समानांतर कहानी पर खूब बहसें की, किंतु सारी चर्चा ये स्पष्ट नहीं कर सकी कि समानांतर कहानी नई कहानी या सचित्र कहानी से किस प्रकार भिन्न थी। साथ ही आम आदमी का प्रयोग इन लोगों ने एक नारे के रूप में किया। इस आंदोलन के मूल में कमलेश्वर को प्रेमचंद के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानीकार सिद्ध करने की भावना थी। अतः अपने सीमित दृष्टि के कारण ये आंदोलन जितनी तेजी से उभरा था उतनी ही तेजी से अवसान को प्राप्त हो गया। 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना के साथ एक दृष्टिवान विचार को लेकर साहित्य में बहस प्रारंभ हुई तथा 1982 में जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ जनवादी कहानी आंदोलन की आधारशिला रखी गई। कलम, कथन,
उत्तर गाथा, उत्तरार्ध, कंक आदि पत्रिकाओं में जनवादी कहानी की व्यापक चर्चा प्रारंभ हुई। इस कहानी आंदोलन ने व्यापक दृष्टि रखते हुए अपने आप को प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ा तथा प्रेमचंद, यशपाल, रांगे राघव, अमरकांत, मार्कंडेय की कहानियों से जोड़ा। इस परंपरा को ज्ञानरंजन, काशीनाथ सिंह, इसराइल आदि ने आगे बढ़ाया। रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश, हेतु भारद्वाज, अस्कर वजाहत, उदय प्रकाश, राजेश जोशी, सुरेंद्र मान, धीरेन्द्र अवस्थाना आदि कहानी की जनवादी परंपरा के आधुनिक हस्ताक्षर है। वस्तुतः प्रेमचंद की कहानी परंपरा ही हिंदी कहानी की वास्तविक कहानी परंपरा है तथा नई पीढ़ी के लोग इसी परंपरा को आगे बढ़ाकर हिंदी कहानी के भंडार को समृद्ध कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस चर्चा में कहानी के विकास के जो विभिन्न सोपान हैं उसकी चर्चा की। प्रेमचंदोत्तर कहानी के पश्चात किस प्रकार नवीन कहानी आती है, नवीन कहानी के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो नए नए कहानी के आंदोलन शुरू हुए, नई कहानी आई, सचित्र कहानी आई, एक कहानी आई, समानांतर कहानी आई, इनकी हमने चर्चा की। और उसके बाद 1977 में एक नई धारा का जन्म होता है जनवादी विचार मंच के माध्यम से और नई प्रकार की कहानियों का लेखन शुरू होता है जनवादी कहानी से। इसकी चर्चा की। आज बस इतना ही। कल हम इस पर और चर्चा करेंगे तथा फिर शुरू करेंगे आपकी जो पाठ्यपुस्तक है कहानी संचयन। इसमें जो प्रमुख कहानीकारों की 9 कहानियाँ आपके कोर्स में हैं उनमें से एक एक कहानी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अपनी पाठ्यपुस्तक खरीद लाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक खरीद ली होगी। नहीं खरीदी है तो प्रयास कीजिए कि जल्दी से जल्दी आपके हाथ में पाठ्यपुस्तक हो, ताकि पढ़ते समय मेरे साथ आप इसको भी पढ़ते चले जाएंगे तो कहानी को समझने में और सुविधा रहेगी और आपको आनंद भी आएगा। तो बस आज इतना ही। कल तक के लिए नमस्कार।